नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। जी हाँ, बचपन से हम आपने ये कहावत सुनी होगी और वो कहावत चरितार्थ हो रही है जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। मैं इन नतीजों पर खुश हूं या मैं इन नतीजों पर दुखी हूं, इसको लेकर के बड़ा असमंजस है। असमंजस इसलिए है कि कहीं ना कहीं एक छद्म जो राजनीति है उसका टूटा है, मनोबल टूटा है। और कहीं एक शैतानी राजनीति सत्ता में भी आई है। कहीं एक विचारधारा ने सच्चे लोगों के बीच जगह भी बनाई है। जी हां, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। जब यह देखने को मिल रहा हो तो बात तो करना बनता है कि इन 5 चुनाव के नतीजों को किस निगाह से देखा जाना चाहिए। कोई कहता है भाजपा की बड़ी जीत हो गई, बिल्कुल हुई है। कोई कहता है कि अरे विपक्ष हार गया, कांग्रेस हार गई और न जाने क्या क्या, यह भी सही है। कोई कहता है कांग्रेस फायदे में रही, यह भी सही है। कोई कहता है सांप्रदायिकता जीत गई और ध्रुवीकरण जो है वो जीत गया और हार गया मोहब्बत। जी, तो इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ दिखाई देता है। तो इसीलिए इस पर बात कर रहा हूं। 5 राज्यों के चुनाव आए, आप सब जानते हैं। पहला, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भारी वोटों से सत्ता हासिल करती है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी जो असम में लगातार सत्तारूढ़ थी, वो अपनी सत्ता को बचा लेती है और पुनः सत्ता की तरफ बढ़ जाती है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाता है, बुरी स्थिति है। पोंचेरी जो तमिलनाडु के साथ ही जुड़ा हुआ है, वहां पर भी भाजपा कोई इतना बड़ा महान कार्य नहीं करती, लेकिन फिर भी वो जीत की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो केंद्र शासित शहर कह दो, जिला कह दो, कोई क्षेत्र कह दो, तो वो पौंचेरी यूटी है, यानी केंद्र शासित। वहां पे सरकार किसी की भी बन जाए तो वहां पे चलेगी तो उसी की जिसकी केंद्र में सरकार होगी। तो स्वाभाविक सी बात है, वो एक सेमी सा स्टेट है, इसीलिए वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अब जैसे आपने देखा दिल्ली में, जैसे और जगह देखते हैं, उसी टाइप में है। अब आइए केरल में। केरल में कांग्रेस पार्टी बहुत शानदार वोटों से जीती है, लेकिन फिर भी मैं वहां खुश नहीं हूं। क्यों नहीं खुश हूं, यह बताऊंगा। तमिलनाडु का आपको बता ही चुका हूं कि तमिलनाडु में जो सत्तारूढ़ डीएमके, वो हार गई और बिल्कुल नई एक फिल्म स्टार की बनाई हुई पार्टी, वो वहां पर विजय की पार्टी, वो अचानक कमाल कर देती है और वो सत्ता की तरफ बढ़ जाती है। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन उसकी दिशा सत्ता की तरफ है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कैसे एक अजीब सी स्थिति है। उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने तमाम सीटें जो थी वो बचाई हैं, कुछ में जीत हासिल की है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी कह सकते हैं या शरद पवार के परिवार की पार्टी कह सकते हैं, वो एनसीपी, वो अजीत पवार की मौत के बाद खाली हुई सीट जीत लेती है। जी, ये नतीजे हैं। अब इन नतीजों पे बात करें कि आखिर मैंने क्यों ये कहावत कही, बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। जी हां,
मैं इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल से करूं तो उचित नहीं होगा। मैं इसकी शुरुआत केरल से करता हूं। मैं केरल से इसलिए करता हूं कि केरल की जनता ने बड़े विश्वास के साथ में वामपंथी सरकार बनाई थी, जिसे एलडीएफ कहते हैं। वो वामपंथी सरकार वहां 10 साल पहले जब बनी तो उस सरकार ने जो डिलीवर करना था वो करने की बजाय उसने डिलीवर किया कि भारतीय जनता पार्टी की पहली विधानसभा की सीट जितवाई थी। जी हां, पहली विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी को उसी एलडीएफ ने जितवाई थी, यानी वामपंथी पिनराई विजयन की सरकार ने जितवाई थी। और उसके बाद में पिनराई विजयन की ही सरकार ने पहली बार भारतीय जनता पार्टी का सांसद जितवाया। और वही पिनराई विजयन की सरकार ने पहली बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम की नगर निगम में बीजेपी को जितवाया, उसका कब्जा कराया। अब आप सोचिए, ये वामपंथी हैं और दक्षिणपंथी को कब्जा करा रहे हैं। और अब जब नतीजे आए हैं तो केरल की जनता ने बड़े प्यार से पिनराई विजयन को निपटा दिया, उनकी सरकार को निपटा दिया। और उसने चुनाव किया है कांग्रेस का और कांग्रेस के गठबंधन का, वो गठबंधन जो गंगा जमुनी संस्कृति से बनता है, जिसमें हिंदू भी हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, जिसमें ईसाई भी हैं, और सब प्यार से केरलम बनाते हैं। जी हां, वही केरलम जिसको सब प्यार करते हैं, तो वो केरलम बनता है। लेकिन उसी केरलम में बीजेपी के 3 सीटें जितवाने का काम करती है यही एलडीएफ, यानी वामपंथी। जी हां, मैं फिर कह रहा हूं, ये जितवाने का काम करती है, क्योंकि एलडीएफ की ही सीटें थी जो उसने दे दी बीजेपी को। और इसी तरह नगर निगम भी जो जीता था, वो नगर निगम भी पिछले 35 साल से एलडीएफ के ही पास था और वो दे दिया बीजेपी को। इसी तरीके से जो लोकसभा की सीट रही हो और विधानसभा की सीट रही हो, वो भी एलडीएफ ने ही दी। ये एक समझौता था, नापाक समझौता। मैं केरल गया था जनवरी के महीने में, 10 दिन मैंने लगाए और 10 दिन बाद में लौट के आकर के मैंने सोशल मीडिया पर लिखा था, बताया था कि वहां पर पिनराई विजयन यह कर रहे हैं कि या तो हमें जिताओ, हमें नहीं जिता रहे हो तो बीजेपी को वोट दे दो, कांग्रेस और उसके गठबंधन को जो गंगा जमुनी संस्कृति का है उसे हराओ। जी हां, क्यों? क्योंकि पिनराई विजयन भी अडानी के साथ खड़े थे, उन्हीं को सब कुछ सौंप रहे थे और इसी तरीके से तमाम चीजों में उनकी सामलात थी। बीजेपी के साथ में वो मोहब्बत लड़ा रहे थे, जी, नरेंद्र मोदी के साथ। यही वजह है कि उनके खिलाफ तमाम आरोपों के बावजूद पिनराई विजयन के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं। और भारत का जो मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त है ज्ञानेश कुमार गुप्ते, वो केरल काडर का ही आईएएस ऑफिसर था और यही पिनराई विजयन ने उसको बढ़ावा दिया था, उसको आगे बढ़ाया था और उसे सौंपा था। जी हां, गिफ्ट है वो अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को। तो अब आप समझ सकते हैं पिनराई विजयन ने ही उसे बचाया था उस जांच में, जिसमें उसके भ्रष्टाचार के कारण एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली थी, ठेकेदार ने, जिससे कुछ वसूली का मसला था। तो अब आप सोचिए, इस देश को कलंक वह दिया। अब इसीलिए मैं पहले बात कर रहा था इसकी। बहरहाल कांग्रेस आई है, अब उसे सिर्फ वामपंथियों से नहीं, इन दक्षिणपंथियों से भी लड़ना है, क्योंकि दक्षिणपंथियों को इतना बढ़ावा दे दिया है पिनराई विजयन ने कि वहां पर नफरत फैलाने का काम शुरू कर दिया इन्होंने।
पिनराई विजयन के नेतृत्व। तो अब उसे सुधारने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि केरलम में मेरे भाइयों और बहनों को सच में निर्णायक जनादेश के लिए धन्यवाद। यूडीएफ के हर नेता और कार्यकर्ता ने कड़ी मेहनत और अच्छे से चलाए गए कैंपेन के लिए उन्हें बधाई देता है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि केरलम में टैलेंट है, केरलम में पोटेंशियल है और केरलम में यूडीएफ की सरकार है जिसका विजन दोनों का इस्तेमाल करना है। मैं जल्दी अपने केरलम परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा हूं। जी हां, अब इसी पर आता हूं। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है पश्चिम बंगाल का, जिसको लेके बड़ी चर्चा चल रही है। इसलिए पश्चिम बंगाल की कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चिल्लाया जा रहा था। ममता बनर्जी के लिए तमाम सारे लिबरल हमारे पत्रकार भी लगे हुए थे। लेकिन क्या सचमुच ममता बनर्जी इतनी सिंपैथी किस हकदार है? तो हम पाएंगे नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गद्दारी करके, सोनिया गांधी से गद्दारी करके भाजपा को बंगाल में न सिर्फ एंट्री दी बल्कि उसको मजबूती भी दी, उसकी स्तंभ बनी। यह बात अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद कही थी। यह देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के साथ, यह देखिए जब श्रीमती सोनिया गांधी नई अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय उन्होंने, जब उन्हें जरूरत थी कि सब उनके साथ खड़े हो, तब यह धोखा देके चली गई थी और जाकर के आरएसएस बीजेपी के खेमे में बैठ गई थी। तो इसलिए इस पर चर्चा करना बनता है। तो लगभग 29 साल पहले 1997 में जब ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से को धोखा दे करके मुकुल राय के साथ मिलकर के उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, टीएमसी, और वहां पर उन्होंने कसम खाई थी कि हम सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस को खत्म कर देंगे बंगाल से। तो जिसे खत्म करने की बात कर रहे थे उसके लिए सहायता किसकी ली थी? बीजेपी की। और बीजेपी को सहायता के बदले में क्या दिया था? 1998 में भारत के इतिहास में पहली बार बीजेपी का पहला सांसद जीता था टीएमसी की मदद से। फिर बाद में आपको पता है मुकुल राय बाद में फिर बीजेपी चले गए, बीजेपी के बाद फिर टीएमसी आए, फिर बीजेपी, यही सब खेल चलता रहा। इसी तरह अभी भी जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है शुभेंदु अधिकारी, वह भी जो प्रमुख नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, वो शुभेंदु अधिकारी वह भी टीएमसी से ही गया है और ममता के ही मामले में भ्रष्टाचार का आरोपी था, वहां जाके वो बच गया। 1999 की बात घटना गिना रहा हूं। ममता बनर्जी जो बीजेपी लीड सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, उसमें शामिल हुई और रेल मंत्री बनी थी। और इसके बाद में 2001 में की शुरुआत में जब ऑपरेशन वेस्ट एंड के जरिए रक्षा सौदों से जुड़ा जो घोटाला हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, उस समय उन्होंने पार्टी इस सरकार से अलग हुई। लेकिन फिर 2001 में ही उन्होंने अगस्त महीने में बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया उसमें उनसे पूछा गया क्या उनकी पार्टी एनडीए बीजेपी में लौटने को तैयार है, तो उन्होंने ममता बनर्जी ने जवाब दिया था हां, टीएमसी बीजेपी की स्वाभाविक सहयोगी है। और 2003 में ममता बनर्जी फिर से उस सरकार में मंत्री बन गई और कांग्रेस की सरकार ना आए सरकार उस अलायंस की, उसके लिए उन्होंने पूरा काम किया और इस तरीके से उन्होंने पूरा खेला किया। फिर बीजेपी के बड़े विचारक हैं तरुण विजय, पांचजन के संपादक। तो आप ये सोचिए, वो एक किताब लिखते हैं, उसमें लिखते हैं बंगाल की दुर्गा। इसके बाद में राज्यसभा में बीजेपी सांसद बलबीर पुंज जो आरएसएस से थे, उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कहा था हमारी प्यारी ममता दी दुर्गा का रूप है।
और इसी के साथ में उन्होंने वामपंथियों के उसमें कहा था बीजेपी और वो सदैव साथ रहेंगे। अपने एक भाषण में मोहन भागवत ने और सोसाद्री चारी ने, मदन दास देवी ने जिक्र करते हुए कहा था, ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत ज्यादा नेताओं को नहीं जानती, लेकिन मैं उनसे कुछ निजी तौर पर मिली हूं। आप सब सच्चे देशभक्त हैं और मुझे पता है आप अपने देश से सच में प्यार करते हैं और इसलिए मैं दिल से आपके साथ हूं। अब आप सोचिए 2012 में आरएसएस के मुखपत्र पांचजन में ममता बनर्जी की सादगी, जीवन शैली की तारीफ करते हुए लेख छपा था। उसमें लिखा था, ममता उन चुनिंदा राजनेताओं में से एक है जिन्होंने राजनीति का इस्तेमाल दौलत जमा करने के साधन के तौर पर नहीं किया। काश देश को उनके जैसे और राजनेता मिले। और उसने सपोर्ट किया और ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इसलिए बंगाल में वामपंथियों को भगा सकी, कांग्रेस को कर सकी, क्योंकि मुझे बीजेपी का सहयोग मिला। जबकि कांग्रेस के साथ लड़ी थी और कांग्रेस को इन्होंने सीट को भी नहीं दिया था, शेयरिंग नहीं दिया। कांग्रेस ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन 2019 में ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए के खिलाफ प्रदर्शनों में जिस तरह से वो हुआ, सीए पर वोटिंग हुई तो टीएमसी के 8 सांसद सीए एनआरसी के खिलाफ वोट करने नहीं आए, लेकिन ममता बनर्जी ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया था, सदस्यता चली जाती। 27 जनवरी 2020 को जब अनुराग ठाकुर ने वित्त राज्य मंत्री थे, एक भाषण के दौरान देशद्रोहियों को गोली मारो जो भी चला था, केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, तो उसमें टीएमसी नेता शेख आलम ने मुर्शिदाबाद में विरोधी प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी थी। अब आप सोचिए यह स्थिति। मुकुल राय जैसे बताया 2017 में बीजेपी में शामिल हो गए, फिर 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी में आ गए, फिर उसके बाद में वापस चले गए और ममता बनर्जी ने खुशी खुशी उनका स्वागत किया। चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए मुकुल रॉय ने टिप्पणी की थी, बीजेपी टीएमसी दोनों बराबर है, दोनों एक ही है, और लड़ रही थी उससे। इसके बाद में जुलाई 2022 में ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान कांग्रेस और विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को अपना समर्थन देने से इनकार कर दिया था और उन्होंने बीजेपी के जगदीप धनखड़ को जितवाने के लिए अपने बायकॉट कर दिया था उसका और चली गई थी, जबकि कांग्रेस ने उनके उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन दिया था। अब आप सोचिए यह स्थिति है, तो जो जगदीप धनखड़ के लिए आ गई हो, आप समझ सकते हैं उस समय इतना था नंबर की, यदि वो साथ देती तो मार्गरेट आल्वा उपराष्ट्रपति बन जाती, सभापति बन जाती राज्यसभा की, और आज बहुत सारे पाप होने से बच जाते। अभी हाल ही में आप देखिए ममता बनर्जी ने 2022 में आरएसएस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि संघ के भीतर कई बहुत अच्छे लोग हैं, इस बात पर जोर दिया कि संघ एक अच्छा संगठन है। 2024 में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस को धोखा दिया और एक ऐसा गठबंधन बनाने का किया कि नीतीश कुमार और ये सब मिलके पहले बनाए थे और उसके बाद में इन्होंने ही उसका उल्लंघन किया और उन्होंने नीतीश कुमार जो साथ खड़े थे उनका जिस तरह विरोध किया, नीतीश कुमार वापस चले गए एनडीए में और ममता बनर्जी का ये गेम चला। 2024 में इसी तरह ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, वो भी आप देख सकते हैं, याद करिए। और इसके अलावा गोवा में कांग्रेस को हरवाने गई, त्रिपुरा में हरवाने गई और नॉर्थ ईस्ट में गई और असम में हरवाने गई, इस तरह से किया। बीजेपी ने बीजेडी का इस्तेमाल किया, बीजू जनता दल का, बीजेपी ने बीएसपी का इस्तेमाल किया, बीजेपी ने शिवसेना का इस्तेमाल किया, बीजेपी ने जेडीयू का इस्तेमाल किया, बीजेपी ने टीआरएस तेलंगाना की उस पार्टी का इस्तेमाल किया, वाईआरएस का आंध्र प्रदेश की इस्तेमाल किया,
टीएमसी को, और अब ये सबको धीरे धीरे निगल रही है। इधर चाहे पंजाब में आ जाइए, शिरोमणि अकाली दल हो, उसके साथ यही किया। इसी तरीके से हरियाणा में आप देख लीजिए, चौधरी देवीलाल की पार्टी को हजम कर लिया। तो ये है इसका सच। तो ममता बनर्जी ने जो पाप किया था, कांटा बोया था, तो बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से हो, तो आम नहीं। तो यह है इस पूरे राजनीति का लब्बोलुबा। बहरहाल इसको लेकर के जयराम रमेश बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह की स्थिति है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस केरलम की जनता का हार्दिक धन्यवाद देती है, यूडीएफ को जो भारी बहुमत मिला है। हमारी अब जिम्मेदारी है कि हम पहचाने, और केरल की जनता ने जो विश्वास हम पर जताया है, हम उस पर खरा उतरे। केरल को छोड़कर अन्य जो नतीजे आए हैं वो हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है, लेकिन हम न निराश हैं न हताश हैं। विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तंत्र और झूठ के खिलाफ लोकतंत्र और सच की लड़ाई का रास्ता हमेशा लंबा और कठिन होता है, परंतु हम संकल्प और दृढ़ता से एकनिष्ठ होकर आगे बढ़ रहे हैं। जल्द ही हम नतीजों का गहराई से विश्लेषण करेंगे। अच्छी बात है कि कांग्रेस का, जो ममता बनर्जी ने कांग्रेस मुक्त कर दिया था बंगाल, वहां पर कांग्रेस का खाता खुल चुका है। असम में कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में फिर से उभरी है, और इसी तरीके से तमिलनाडु में भी कांग्रेस मौजूद है। कांग्रेस मौजूद है पौंचेरी में भी। यानी कांग्रेस कहीं से नुकसान में नहीं आई, बल्कि कांग्रेस जो गेन कर सकती थी उतना करने की बजाय थोड़ा कम किया, लेकिन फिर भी एक राज्य में आई है, वहां खरी उतरेगी तो उसका लाभ दूसरी जगह भी मिलेगा। जी हां, यह सत्य है। जय